सी सेट के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डीएन मिश्रा आपके साथ अगले 1.5 घंटे के लिए। आज आपकी क्लास डिले हुई। मैम काफ़ी लंबा आप लोगों का क्लास ली इकोनॉमी की, और इकोनॉमी एक बड़ा ही अच्छा रोल प्ले करता है जनरल स्टडीज में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगा करके खूब पढ़िए। आइए आज हम नई यूनिट शुरू करेंगे, और कल जो है फ्राइडे होगा। फ्राइडे को आपको इस सप्ताह से हम मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग का भी टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आइए इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो जानिए आप। इसमें आप पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इनके अलावा डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एज रिलेटेड प्रॉब्लम। इतना आपको इस यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल लेसन जो है वो है परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज को समझ गए तो समझिए कि आगे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ तक के लेसन आपके लिए बेहद आसान होगा। और अगर आपने परसेंटेज नहीं समझा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अंडरस्टूड? तो खूब मन लगा करके पहले समझिए, बिना किसी टेंशन के। समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो और अच्छी बात, क्योंकि आप पूछ सकते हैं फिर। ठीक, लेट अस स्टार्ट करें। पहली बात जानिए कि व्हाट इज परसेंट, प्रतिशत क्या है। देखिए यहां पर आपको पता ही है प्रतिशत, प्रति माने एक, शत माने सैकड़ा, और एक सैकड़ा किसके बराबर है? 100। जब किसी वस्तु अथवा संख्या की तुलना किससे की जाए? 100 से की जाए तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा हमने क्या शब्द बोला। जब किसी वस्तु अथवा संख्या की तुलना किससे की जाए? 100 से। When any number or article compared by 100, then it is known as percent। ठीक है। अब आपको पता होगा कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन में क्या होगा? अंश और हर दोनों की यूनिट सेम होगी। ग्राम की तुलना ग्राम से होगी, सेंटीमीटर की तुलना सेंटीमीटर की है। अगर दर्जन है, डजन, जैसे इतने डजन केले, तो उतना ही दर्जन से ही आपके कंपेयर होगा। इसलिए प्रतिशत जो है इसकी न तो इकाई कोई है और न विमा है। मीन्स बिकॉज ऑफ कंपैरिजन परसेंट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। प्रतिशत की न तो कोई इकाई होती है और न ही कोई डायमेंशन या विमा होती है। अब पहली बात, जैसे अगर हम लिखते हैं 100 में 25, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 25 प्रतिशत। देखिए आप, ये निशान कहां से आया? ये निशान आया प्रति, जो एक के लिए होता है, और शत माने सैकड़े के, ये दोनों बिंदु हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 25%। दूसरा अगर हम आपसे पूछें, कह दे हम 100 में 40, तो क्या लिखेंगे आप? 40%। लेकिन अगर हम लिख दें 500 में 100, तो अब इसे आप 100% नहीं लिख सकते। जब 500 में 100 है तो निकाला जाएगा एक में कितना है? 100 बटे 500, तो 100 में कितना है? तो हो गया 100 गुणे 100 बटे 500। ये डबल जीरो, ये डबल जीरो से कट गया, 5 से काटिए, कितना आ गया? 20%। अंडरस्टूड?
अच्छा, इंग्लिश में भी बताएं। जस्ट कंसीडर परसेंटेज ए कंपैरेटिव क्वांटिटी एंड इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। रूल फर्स्ट कि आपको हमने बताया कि एनी नंबर विच इज कंपेयर्ड बाय 100 इज नोन एज परसेंट। दैट्स व्हाई इफ एनी क्वांटिटी टेकन 25 in 100 then it is known as 25%. If it is 40 in 100 it will be known as 40%. Here if a quantity is 100 in 500 then you have to change in percent, so you can say that in 1 it will be 100 upon 500, so in 100 into 100 upon 500 and that will be 2000. Understood? Okay. अब जरा सा देखिएगा, अगर हम कहें कि आपका रूल ऐसे हो जाएगा कि इफ यू हैव टू कन्वर्ट एनी नंबर इन परसेंट देन यू विल मल्टीप्लाई बाई 100। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। जैसे अगर हम कह दें 2/5 एंड यू हैव टू चेंज इट इन परसेंट, क्या लिखेंगे आप, 2/5 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। 5 से इसे काटिए 20, आंसर क्या आ गया 40 एंड दैट विल बी परसेंट। कितना आ गया 40%। अगर हम कह दें 7 in 10 या 7/10, क्या लिखते हैं आप, 7/10 into 100, 10 10 में 100, कितना आ गया 70%। ठीक। तीसरा जानिए, अगर हम कह दें कि एक क्लास में लड़के और लड़कियों के बीच अनुपात in a class the ratio between boys and girls 3:5 है। क्लास में लड़कों की प्रतिशतता क्या होगी, फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। ठीक। अब देखिए कुछ नहीं, लड़के कितने हैं 3, पूरी क्लास कितने की है 5 और 3 8, इसका मतलब 3/8 भाग लड़के हैं। यू हैव टू कन्वर्ट इन परसेंट, यू विल मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको काटिए, 4 दूना 8, 4 से काटिए 25, 75/2 भाग दे दीजिए, दैट विल बी 37.5%। कितना आ गया 37.5%। इतनी बात मुझे पूर्ण उम्मीद लग रही है आपके समझ में आ गई होगी और आप भी वैसा ही उत्तर दे भी रहे हैं। दैट्स बेटर फॉर मी एंड फॉर यू आल्सो। अब इसका रूल 2 देखिएगा। रूल 2 है इसी का अपोजिट, टू रिड्यूस परसेंट we will divide by 100। मतलब हुआ प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना है 100 से भाग। कैसे, if that is 25% तो क्या लिखेंगे 25/100, कितना आ गया 1/4। ओके। अब इस पर एक छोटा सा सवाल, एक क्लास में 60% लड़के हैं, शेष लड़कियां। In a class there are 60% boys and remaining are girls। लड़कों का 30%,
व लड़कियों का 50% स्कॉलरशिप पाते हैं। बताइए कितने प्रतिशत छात्र स्कॉलरशिप नहीं पाते? सवाल हुआ इन ए क्लास देयर आर 60% बॉयज एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स। इफ 30% of boys and 50% of girls find scholarship, then how many percent student does not find scholarship? लगाइए और देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। आपको एक ही बात हमने बताया था, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा। जल्दी करें। If anyone who can answer, 30% आया है, 66%, 57%, 62%, सबके उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। 42%, 20%। देखते हैं किसका उत्तर सही है। हिमानी गुप्ता 38%। देखते हैं। देखो 60% बॉयज हैं, 100 है, 60 लड़के, तो 40 क्या है, लड़की। इनका 30% लड़के, तो 60 का 30% कितना आ गया, 18। 60 में से 18 घटाइए, कितना हुआ, 42। ये स्कॉलरशिप नहीं पाते। इनका 50% कितना आ गए, 20। इसका मतलब 20 यहाँ स्कॉलरशिप नहीं पाते। 42 में 20 जोड़िए, 62%। ये आपका उत्तर हो गया जो स्कॉलरशिप नहीं पाते। 62% of the total students does not find scholarship। अब बताओ सबसे पहले उत्तर 62 किसने दिया? गुड, सबसे पहले मनोज यादव ने उत्तर दिया है, एकदम सही दिया है। नीता मिश्रा, क्या अब आपको दिखाई दे रहा है? कर रही है बफरिंग। हमारे यहाँ तो एकदम क्लियर हमारे मोबाइल पर दिख रहा है बेटा। सर दोबारा बताइए, देख लें। टोटल स्टूडेंट थे 60 का 30% स्कॉलरशिप पाते हैं, तो 60 का 30% 18, 60 में से 30 घट गया, 60 में से 18 घटाइए, कितना बचा, 42। यहाँ 40 का 20% केवल 40 का 50% पाते हैं, तो 40 का 50% 20 हुआ। ये स्कॉलरशिप पाते हैं, तो 20 स्कॉलरशिप नहीं पाते। 42 और 20 कितना हो गया, 62। 100 में 62 विद्यार्थी ऐसे हो गए जो स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया, 62%। अगला देखिएगा, सवाल हम बदल रहे हैं। सवाल है, एक लट्ठे का एक बटे 4 भाग लाल रंग से, 1/3 भाग हरा रंग व
1/12 भाग पीला रंग है। शेष रंगहीन है। रिमेनिंग इज कलरलेस। रंगहीन भाग की प्रशस्तता ज्ञात करें। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कलरलेस पार्ट। ठीक है, ये बताया गया 1/4 ऑफ ए रॉड इज रेड कलर, 1/3 is green color and 1/12 is yellow color. Find and remaining is colorless. Find the percentage of colorless part. देखते हैं सबसे पहले कौन बताया। थर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। अरे चलो और नजदीक ले जाते हैं भैया। अब बताइए मन्नत सिद्दीकी, अब बताओ बेटा सही दिख रहा है? नितिन मिश्रा अब भी नहीं दिखा। अब भाई इसका इलाज फिर मेरे पास नहीं है। हमने जितना अपने यहाँ से होना चाहिए था उतना मैंने कर दिया। अब इसके बाद भी आपको नहीं दिखाई दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने यहाँ रिजोल्यूशन अपने मोबाइल से बढ़ाइए, बाकी सबको दिख रहा है। ठीक, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं किसी को यहाँ से क्लियर दिखा दूँ। ठीक, अब आइए आप देखिएगा, यहाँ लिखेंगे 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/12 पर इनको आप ऐड करिए। एलसीएम 12, 4 तिया 12, 3 चौको 12, 12 एकम 12, 3 4 7 1 8/12, 4 दूना 8, 4 तिया 12। रिमेनिंग पोर्शन 1 - 2/3 दैट इज 1/3। परसेंट में बदल लीजिए, गुणे 100। बिल्कुल जिन लोगों ने 33 सही 1/3% बताया इन सभी का उत्तर सही है। ठीक, लेकिन इसी सवाल का अगला भाग देखिएगा। ठीक, अब देखिएगा यहां पर शेष लग गया और सवाल ऐसे आ जाएगा, लिख लीजिएगा। एक लट्ठे का, मैं बोल भी रहा हूं, जिनको नहीं दिख रहा है वो नोट कर लें। 1/4 ऑफ ए रॉड इज रेड कलर। एक लट्ठे का 1/4 भाग लाल रंग से, शेष का 1/3 1/3 ऑफ रिमेनिंग हरे रंग से, व शेष का 1/2 भाग पीले रंग से रंगा गया है। ठीक, बताइए यदि शेष भाग रंगहीन है तो उसका प्रतिशत क्या है? If 1/4 part of a rod is red color, 1/3 of the remaining is green color, and half of the remaining is yellow color, and remaining part is colorless, then find that percentage colorless part.
सबसे पहले लकी ने उत्तर दिया है 25%। दूसरा विकास कुमार ने उत्तर दिया है 25%। तीसरा समीर ने 37.5%। मयंक ने 12.5%। मंजिल एकेडमी भरतपुर 8.3। हिमानी गुप्ता 12.5%। देखते हैं, देखिए आप एक लाइन में लगाने का आपको बता रहा हूं, कुछ मत करिए। जब हर जगह शेष शब्द अगर है, रिमेनिंग पार्ट, देख रहे हैं, तो ऐसे करिए 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/2 इंटू 100। दैट विल बी योर आंसर। 4 एक कम 4 में से 1 घट गया 3/4। 3 एक कम 3 में से 2/3। 2 एक कम 2 में से 1 घटे 2 पूरे से। 2 से 2 कट गया 3 से 3। 100 में 4 की भाग दे दीजिए। रिमेनिंग पार्ट इज 25% एंड दैट्स योर आंसर। अब बताते हैं सबसे पहले उत्तर सही किसने दिया। लकी परफेक्ट, इन्होंने सबसे पहले सही उत्तर दिया। इसके बाद विकास ने भी उत्तर सही दिया है। राजीव शर्मा ने उत्तर सही दिया है। आशीष कुमार ने उत्तर सही दिया है और मनोज यादव ने उत्तर सही दिया है। मन्नत सिद्दीकी और SRJ इन्होंने उत्तर सही दिया है। अब आगे चलिएगा, सबके समझ में आ गया। सीधे 1 माइनस करना जब रिमेनिंग आए तो। एक सवाल और, सवाल है 37.5% को भिन्न में बदले। Convert 37.5% in fraction। बदल के बताइएगा। पचहत्तर बटे 2। मंजिल एकेडमी भरतपुर, क्या बात है भाई। एक तो आपने एकेडमी का नाम लिखा है, दूसरे आप लगातार गलत बता रहे हैं। 75/2 जिन लोगों ने बताया सभी लोगों के उत्तर गलत हैं। आप देखिएगा 37 गुना 74 और 1 75/2। आगे प्रतिशत है, परसेंट हटाने के लिए हमने कहा 100 से भाग। 25 दिया 75, 25 चौक को 100, उत्तर क्या आ गया। आंसर देख रहे हैं कितना आसान था, 3/8 और आप लोग 75/2। परसेंट तो आपने हटाया ही नहीं, ये आपकी मिस्टेक है। ठीक है, अगला नियम लिखेगा कंपैरिजन टेस्ट, तुलनात्मक परीक्षण। तुलनात्मक परीक्षण या कंपैरिजन टेस्ट लिखेगा द नंबर बाय विच वी कंपेयर, वह संख्या जिससे हम तुलना करते हैं। द नंबर बाय विच वी कंपेयर, वह संख्या जिससे हम तुलना करते हैं। दैट इज ऑलवेज इन डिनोमिनेटर, वह सदैव हर में रहता है। दैट इज ऑलवेज इन डिनोमिनेटर, वह सदैव हर में रहता है। ठीक है, एक बेहद आसान सवाल दे रहा हूं। पहला, दो संख्याएं
किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 37% व 30% छोटी है। ज्ञात करें नंबर 1, पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत छोटी है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत बड़ी है। ये 2 सवाल है, लिख लें पहले। पहला 10% छोटी, अब खूब अच्छे से इन्हें समझिए, पहले समझ में आ जाए तो बताइए। देखिए यहां पर 3 संख्याएं ली जाएंगी, ए बी सी। तुलना किससे की जा रही है, सी से। कहा 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी को क्या माना 100, ये 37% छोटी है, तो 100 में से 37 घटाइए 63, और ये 30% छोटी है, तो 100 में से 30 घटाइए 70। आ गया। अब ध्यान दीजिए, पहले में पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली की तुलना किससे हो रही है, इससे, दूसरे से। कितनी प्रतिशत छोटी है, तुलना किससे हुई, 70 से। ये बताइए कितनी छोटी है, 70 63 से कितनी छोटी है। ये 63 70 से कितना छोटा है, 7 गुणे 100, 7 दहा में 70, 10 दहा में 100, कितना आ गया 10%। ये पहला। दूसरा, दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या ये पहली से, दूसरे में ये उल्टा ऐसे, दूसरी संख्या पहली संख्या से तुलना किससे हो रही है, 63 से। कितने प्रतिशत बड़ी है, ये कितना बड़ा है, 7, 7 9 63, 9 से काट दीजिए 11 9 99, 11 सही 1/9%। अब आप लोग अपना उत्तर बना के देखिए कितने लोगों ने सही किया। गुड, 11.1 बड़ी, ये तो प्रिया वर्मा ने बताया सही, 11 सही। उससे पहले मनोज ने बताया। विशाल दूसरे में 100/9, शाबाश बेटा, सही है। हाँ प्रिया समझ ले, when two numbers are 37% and 30% less than the third number, then find number 1, first number is how many percent less than the second, and number 2, second number is how many percent greater than the first. तो देख लीजिए कहाँ आपकी गलती हो रही है उसको। अब काफी लोग उत्तर सही दे रहे हैं।
11/9 क्या 11 सही 1/9, 11 एंड 1/9, और उसके साथ ये परसेंट लिखना जरूरी है। अगर आपने परसेंट नहीं लिखा तो उत्तर गलत माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे लिखिएगा दूसरा सवाल। सवाल लिखिए। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 80% खर्च कर देता है। A person spend 80% of his total income, अपनी संपूर्ण आय का 80% खर्च कर देता है। यदि if his income increase by 20%, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? Then find percentage increase or decrease in his total savings. तो उसकी बचत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? नोट कर लें। If the income of a person, if a person spends 80% of his income, if his income increased by 20% and his expenditure increased by 10%, then find the percentage increase or decrease in his saving. एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और बचत में 10 और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सॉल्व करिए। %66.6%, 6.6%, 60%। हिंदी बताया, यदि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 80% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अभी तक किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया है। आज भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत। कासगंज गया हूँ गाड़ी चला के अपने, और फिर चला के आया हूँ, और ठीक 4:22 पर मैं अपने कमरे पर पहुँचा हूँ और तुरंत तैयार होकर के आपकी क्लास में आ गया हूँ। अभी तक किसी ने भी उत्तर सही नहीं दिया। हाँ, उत्तर सही आ गए। 2 लोगों के उत्तर सही आ गए। देखता हूं। देखो बेटा, ऐसे मानेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर, और यह है सेविंग्स। कितना कमाया? टोटल 100। कितना खर्च किया? 80। बचाया कितना? 20। कहा गया इनकम इंक्रीज बाय 20%, 100 का 20% बढ़ गया, कितना हो गया? 120।
एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%। एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि, तो 80 का 10% कितना हुआ? 8। 80 और 8 88। ध्यान रखिए, इसी का निकालेंगे। इसमें से इसको घटाइए, कितना आ गया? 32। अब इनकी तुलना करिए, 20 था 32 हो गया, कितना बढ़ गया? 12। किसके मुकाबले? 20 के, गुणे 100। 20 पचे 100, 12 पचे 60%। नोट कर ले। तो काफी लोगों ने गलत किया है। यस, अभय अग्निहोत्री अब जाकर के सही आप मारे हैं। बस थोड़ा दिन रुक जाइए, विद इन 15 डेज हमारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दूसरी बार दोनों किताब आ रही है, छपने के लिए चली गई है। अब आगे चलिएगा। अगर शायद आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उसमें मैं पीडीएफ शेयर कर सकता हूं, ठीक ना? और आप लोग तैयार होइए, बहुत जल्द आप लोगों का फुल टेस्ट होगा, जिसमें आपके दोनों पेपर, जनरल स्टडीज का एक पेपर और सी सेट का दूसरा पेपर, ये कंडक्ट होगा, ठीक है? बहुत जल्द आपका थोड़ा सा स्वाधीनता तक पहुंच जाने दीजिए हिस्ट्री को, और इकोनॉमी लगभग आप थोड़ा और आगे निकल जाइए, तुरंत आपका टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा। अब अगला नियम देखिएगा। ये तो रहा क्या? ये कंपैरिजन टेस्ट था, तुलनात्मक परीक्षण। ठीक, अब लिखेगा रूल, नियम। यदि ए बी से x प्रतिशत बड़ा हो, इफ ए x% ग्रेटर देन बी। देखिए, ये जो नियम अगले दो हैं, इस पर हर बार आईएएस में जरूर सवाल पूछा गया है, भले पीसीएस में न पूछा गया हो, इसलिए इस नियम पर ध्यान दीजिएगा। इफ a is x% greater than b, यदि a b से x% बड़ा है, then b will be ए बी से x% बड़ा है, तो b a से x/100 + x गुणे 100% क्या होगा? छोटा। If a is x% greater than b, then b will be x/100 + x into 100% less than a. a b से x% बड़ा है, तो b a से इतने प्रतिशत छोटा होगा। इस पर 5 तरह से सवाल आते हैं, पांचों तरीके समझिए। पहला, यदि ए बी से 20% बड़ा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत छोटा होगा? पहला सवाल। दूसरा, किताबों के मूल्य में
25% की वृद्धि होने से इसकी बिक्री कितने प्रतिशत घट जाए ताकि दुकानदार का कुल ट्रांजैक्शन अप्रभावित रहे। By 25% increase in the price of books, its selling will decrease by how many percent so that its total transaction remains unchanged. तीसरा, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से एक गृहिणी अपना खर्च कितने प्रतिशत घटा दे ताकि उसका कुल खर्च अप्रभावित रहे। Her total expenditure remains unchanged. ये है by 10% increase in the price of sugar, a housewife will decrease her consumption by how many percent so that her total expenditure remains unchanged. नंबर 4, आयत की लंबाई में %25 की वृद्धि होने से इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम हो जाए ताकि क्षेत्रफल अप्रभावित रहे। ठीक, ये 5 टाइप्स क्वेश्चन आपका 4 टाइप्स क्वेश्चन मैंने आपको दिया। देखिए सबके लिए एक ही फार्मूला था, क्या? x/100 + x गुणे 100। आप पहले में लगाएंगे तो 20 रखेंगे, आएगा 20/120 गुणे 100। 20 छक्का 120, काट दीजिए 50/3, भाग दे दीजिए 16 and 2/3%, 16 सही 2/3%। दूसरे में क्या था? 25, 100 में 25 जोड़िए 125 गुणे 100, 20%। तीसरा यहाँ है 10/110 गुणे 100, भाग दे दीजिए 11 9 99 100, 9 सही 1/11% की क्या कमी। और चौथा फिर 25% है, यही वाला उत्तर आ जाएगा कितना? 20%। नोट कर लें।
गुड, काफी लोगों ने उत्तर सही दिया। मयंक जी आपका एक उत्तर गलत रहा। नहीं, सही है सब। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। गुड, गुलाब शाह चौधरी ज्वाइन किया, बेहतरीन बेटा, गुड इवनिंग। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। इसी रूल को पलट दीजिए। सवाल लिखिएगा, नियम लिखिएगा पहले। यदि a b से x प्लस छोटा हो if a is x% less than b, b a से x/100 माइनस x गुणे 100% बड़ा होगा। हो गया? केवल एक उदाहरण बताऊंगा, सवाल वैसे ही सब आएंगे। एक उदाहरण आपके लिए लिखेगा। वर्ग की एक भुजा में %20 की कमी होने से इसकी संलग्न भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल अप्रभावित रहे। सवाल है, इन ए स्क्वायर इफ its length increased by 20%, then its adjacent side will decrease by how many percent so that area remains unchanged। एरिया आप स्क्वायर नहीं कर सकता है क्योंकि अब स्क्वायर ना होकर रेक्टेंगल हो जाएगा। तो बेहद आसान था इसका, और क्या हो जाएगा, 20/100 में से 20 घटाइए, 80 गुणे 100, 200 को 80, 4 से काट दीजिए, 25% की क्या हो गई, देयर इज 25% इंक्रीज। नोट कर लें खूब अच्छे से, और काफी लोगों ने उत्तर सही बताया। अगला नियम, यदि किसी संख्या में इफ ए नंबर इंक्रीज बाई x%, यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि हो जाए तो नई संख्या बराबर प्रारंभिक संख्या प्रीवियस नंबर इंटू 100 प्लस माइनस x अपॉन 100, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ प्लस यूज करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो क्या यूज करेंगे, माइनस। इफ इट
हैपेंस मेनी टाइम्स, अगर ये कई बार घटित हो, जैसे पहले ए ने बी को बेचा 10% लाभ हुआ, बी ने सी को 20% अधिक पर बेचा, सी ने डी को 10% अधिक पर बेचा, ऐसे या कम में, तब देखिएगा हो जाएगा न्यू नंबर इज इक्वल टू प्रीवियस नंबर इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस जेड अपॉन 100। यदि ये प्रोसेस कई बार हो उसके लिए नोट कर लें। आ गया सबको? अब इस पर सवाल देखिए कैसे लगेगा। लिखिएगा सवाल आपका, और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा, दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स आर 3:4। दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? द फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाई हाउ मेनी परसेंट? पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई ताकि यह अनुपात 4:3 हो जाए, सो दैट द रेशियो बिकेम 4:3। लगाइएगा जरा। थर्टी 39 आ रहा उत्तर। हमने बताया दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है। रेशियो बिटवीन 3 नंबर्स आर 2 नंबर्स आर 3:4। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए कि यह अनुपात 4:3 हो जाए? जो बताएगा आज का मास्टरमाइंड। अभी तक सबके गलत हैं। अभी तक किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया है। नो वन। एक किसी ने उत्तर तो दिया सही। देखिए आप, यह अनुपात था 3:4। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए? मान लीजिए यक्स 100 प्लस यक्स बटे 100। यह अनुपात क्या हो जाए? 4:3। करिए, गुणा करिए। 3 का 3 में गुणा 9, 9 का करिए 100 में 900, 3 3 9 का यक्स में करिए 9 यक्स। इधर करिए 4 चौक को 16 गुणे 100 1600। 9 यक्स बराबर 1600 में से 900 घटाइए, क्या आया? 700। एक्स बराबर निकालिए, भाग दीजिए। 9 7 63 7, 9 7 63 7,
इतना बार परसेंट, क्योंकि यह संख्या बार बार रिपीट होगी। दिस नंबर विल रिपीट अगेन एंड अगेन, इसीलिए हमने उस पर क्या लगा दिया, बार। ठीक है। 700/9 उत्तर दिया, लेकिन मनीषा राठौर इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव करेक्ट आंसर। नहीं, उससे पहले प्रिया वर्मा उत्तर दी हैं। गुड, प्रिया इज द विनर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये जब पूछा गया था पीसीएस में तो उसमें ऑप्शन दोनों थे, 77.7% भी था और 77.7 भी दोनों था, तो ये वाला आंसर सही हुआ। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए लिखिएगा, एक व्यक्ति कुछ धन लेकर बाजार गया। ए पर्सन वेंट टू मार्केट विथ सम अमाउंट। कुछ धन लेकर बाजार गया। A person went to market with some amount. उसने 20 पैसे किराए पर he spent 20% at rent या at transportation। शेष का 30% घरेलू मदों पर, 30% of the remaining at domestic usage, तथा 10% का नाश्ता कर गया। अब भी उसके पास 1120 रुपए बचे हैं। Till now he had 1120 rupees remaining. प्रारंभ में क्या धन था? What was the total amount he had initially? कोशिश करिए, देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। विपिन कुमार ने उत्तर दिया 2000। शंभू सिंह गुड इवनिंग। अनुराग ने दिया 2240। मयंक दानवीर ने लिखा 20,000/9। महिपाल जी बहुत पीछे हैं उत्तर देने में। समीर सिंह पटेल 2000, मनोज भी 2000, प्रवीण वर्मा 2300, विकास 2544। देखो बेटा, कुछ मत करो, ऐसे लिखो यक्स। पहले कितना खर्च किया? 20%, तो बचाया कितना? 80%। शेष का कितने परसेंट खर्च किया? 30।
बचाया कितना 70। फिर कितना खर्च किया 10, बचाया कितना शेष का 90, और ये बराबर 1100। इसे कैंसिल करिए, 1 0 2 0 ये कर लिया, इस 1 0 से ये कर 8 सते 56, 56 दूना 112, 20, x बराबर 20 के आगे 1 2 3 0 बटे 9, 9 दूना 18 2 20, 9 दूना 18 2 20, 9 दूना 18 2 20, 2222.22 रुपए। सबसे पहले उत्तर सही दिया है मयंक दानवीर सिंह ने। इसके बाद मनीषा राठौर, मिताली वासने, जसवीर सिंह, हिमानी गुप्ता, फिर इन लोगों ने सही उत्तर दिया। अब आगे इन नियमों को जरूर से आप लोग तैयार रखिएगा भाई, क्योंकि इसमें जब हम क्वेश्चन आंसर फिर कराएंगे और जिसको नियम याद नहीं होगा वो पीछे हो जाएगा, है ना। सवाल नियम पहले देखिएगा, जरा सा सोचना एक बात। मान लीजिए किससे कहें, हाँ भाई पुष्पेंद्र जी, मान लीजिए मैं आपके घर आया, चाय पिलाएंगे? पिलाएंगे, गुड, कह रहे हैं भाई पिलाएंगे। और घर में चीनी खत्म हो गई, ओके। मम्मी ने आपको 40 रुपए दिया और कहा बेटा जाओ जल्दी से बगल की दुकान से चीनी लेकर आओ 1 किलो। 40 रुपए दिया और चीनी 40 रुपए किलो थी, और कितना कहा 1 किलो चीनी लेकर के आओ। जब आप दुकान पर पहुंचे तो पता लगा कि चीनी 50 रुपए किलो हो गई। कितनी हो गई? 50 रुपए किलो हो गई। सुन रहे हैं भाई? किससे हमने कहा था? पुष्पेंद्र, समझिएगा, चीनी 50 रुपए किलो हो गई, जबकि मम्मी ने कितना दिया था? 40 रुपए दिया। अब दुकानदार से आप कितने ग्राम चीनी मांगेंगे ये बताइए। पुष्पेंद्र जी बताइए, दुकानदार से अब कितने किलोग्राम या कितने ग्राम चीनी मांगेंगे आप? देखो, चीनी लेने आप गए, उत्तर दे रही हैं मिताली, विक्रांत भी लगे हैं। अरे भाई पुष्पेंद्र को बता लेने दो जरा सा, देखते हैं चीनी खरीद भी पाया कि उधार करके चला आया। पुष्पेंद्र हाँ आ गए। 800 ग्राम चीनी मिली। कैसे मिली? देखिए ऐसे मिली कि प्रारंभिक मूल्य बटे नया मूल्य गुणे 1000 ग्राम, यह हो गया। प्रारंभिक मूल्य कितना था? 40। अब कितना हो गया? 50 गुणे 50 से काटिए, 50 गुना 100, 10, कितना आ गया? 800 ग्राम।
ठीक है। तो एक नियम लिखिएगा, यदि किसी वस्तु का मूल्य if the price of an article x रुपए से बदलकर चेंजेड फ्रॉम x रूपी टू y रूपी, ठीक है। चेंजेज फ्रॉम x रूपी टू y रूपी, वो पर किलो भी हो सकता है, पर लीटर भी हो सकता है, ठीक है। जैसा भी यूनिट कोई भी हो सकती है, दोनों जगह सेम यूनिट होगी। तो एक व्यक्ति द्वारा खर्च में प्रतिशत वृद्धि या कमी ताकि कुल खर्च अप्रभावित रहे। So that total expenditure remains unchanged. The percentage increase or decrease so that total expenditure remains unchanged. बराबर x upon y minus 1 गुणे 100। ध्यान रखिएगा, अगर ये कैलकुलेशन प्लस आता है तो वृद्धि करनी होगी, और कैलकुलेशन माइनस आता है तो क्या करनी होगी, कमी। बेहद आसान है। और ध्यान दीजिएगा, ये सभी सूत्र आगे चल करके लाभ हानि में भी आपको पढ़ना होगा। वहां पर वृद्धि की जगह आएगा लाभ, कमी की जगह क्या आएगा, हानि आएगी। सूत्र सब यही कि यही अप्लाई होंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां भी आराम से लग जाए। तो देखो बेटा, जैसे सवाल हम कह दें, चीनी का मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 45 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। एक गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसका कुल खर्च अप्रभावित रहे। So that his total expenditure remains unchanged। बेहद आसान है और सभी लोगों ने उत्तर भी दे दिया, बहुत अच्छा, मेरे पहले ही। यार हमसे तेज तो अब आप लोग हो गए हो। देखिए 40 से बढ़कर कितना हुआ, 45। 40 बटे 45 माइनस 1 बड़े 100। 45 से कम 45, 40 में से 45 घट गया 5, माइनस आया, इसलिए खर्च में क्या करना होगा, कमी करनी होगी। 5 9 45, 9 से काट दीजिए, 11 सही 1 बटे 9। दैट विल बी योर आंसर। और लगभग सभी लोगों ने उत्तर सही दिया था। यहाँ माइनस नहीं लिखते हैं, यहाँ माइनस की जगह क्या लिखते हैं, कमी होना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम
इसी परसेंटेज से जो आपका लेसन चल रहा है, इसी में कल हम आपको मंडे को, कल तो आपका रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, मंडे को आपको इसी पर हम की परसेंटेज पर वेन डायग्राम के कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम आपको बताएंगे और कठिनतम तक ले जाएंगे। और आप सोचो कि पिछली बार हिमाचल प्रदेश का जो वो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हुआ था, उसमें 10 सवाल वेन डायग्राम पर आधारित थे और वेन डायग्राम के परसेंटेज के क्वेश्चन थे, और वो भी जटिल वाले थे जो सामान्य बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेट थियरी से रिलेटेड होते हैं। और सेट थियरी जिन लोगों को वह सही ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वे लोग नहीं लगा पाते हैं। आप लोग खुद देखिएगा कठिनता का स्तर क्या होता है, और वह कठिनता का स्तर मैं आईएएस लेवल का भी बताऊंगा आपको कि आईएएस लेवल में वो कठिनता का स्तर कितना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी में जैसे वो कहा जाता है ना कि एक्स प्रतिशत विद्यार्थी एक विषय में पास हुए, वाई प्रतिशत दूसरे में पास हुए, जेड प्रतिशत दोनों में पास हुए, कुल प्रतिशत पास। आप बड़े आराम से बता देते हो सर एक्स प्लस वाई माइनस जेड। लेकिन जब 3 में हो जाते हैं, जैसे कह दिया जाए कि एक क्लास के बच्चे वायलिन, गिटार और सितार बजाते हैं, इतने बच्चे गिटार बजाते हैं, इतने सितार, इतने वायलिन, इस तरह से जब सवाल दिया जाता है तब आप समझ जाते हैं। तो इसका ये कठिनतम स्वरूप होता है जिसे जल्दी कोई टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है, या बच्चे बेचारे उसी में उलझते रहते हैं। इसे हम आपको मंडे को पढ़ाएंगे। कल हम आपको रीजनिंग की शुरुआत करेंगे, और उसकी शुरुआत ही बहुत ही रोचक तरीके से होगी। अभी लेसन नहीं बताऊंगा क्योंकि कल आपको हम उसका सिलेबस भी बताएंगे, तो पूरे तैयारी के साथ कल आइएगा। और अपने उन साथियों से भी कहिएगा जो लोग अपने को रीजनिंग में बहुत माहिर समझते हैं, वो लोग भी ज्वाइन करें। कारण है कि मैं आपको रीजनिंग जो पढ़ाऊंगा वो नियम आधारित पढ़ाऊंगा, और सामान्य अध्यापक, मैं ये नहीं कहता हूँ और कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन सामान्य अध्यापक जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड पढ़ाते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे करके उस पर आपको बताएंगे कि आप ऐसे सवाल लगा लीजिए। लेकिन जब रूल पूरा पता हो जाता है, लॉजिक का नियम पता हो जाता है, फिर आप चाहे जो किताब उठा के सॉल्व करो, कोई मतलब नहीं। जैसे इधर जो लेसन मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, मान लीजिए परसेंटेज पढ़ाया, आप कोई भी किताब उठा के परसेंटेज सॉल्व करो, नहीं आता है आप हमसे पूछिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आइए अगले नियम पर हम पहुंचते हैं। लिखिएगा, किताबों के मूल्य, या देखिए किसी वस्तु के मूल्य में एक्सप्रेशन वृद्धि अथवा कमी होने से यदि पी रुपयों में उसकी क्यू मात्रा कम अथवा अधिक प्राप्त हो, if a person get its Q quantity less or excess, देखिए मूल्य में वृद्धि होगी तो मात्रा कम मिलेगी, मूल्य में कमी होगी तो मात्रा क्या होगी, अधिक। तो वस्तु का नया मूल्य, then new price of the article is equal to बराबर लागत मूल्य गुणे
परसेंटेज वृद्धि या कमी, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन 100 इंटू क्वांटिटी डिक्रीज और इंक्रीज, 100 गुणे मात्रा में कमी अथवा वृद्धि। लिख लिया? सर यूपीएससी सीसेट के लिए भी बताइए। वही तो मैं कह रहा हूं, कल यूपीएससी सीसेट के संदर्भ में ही हम शुरू करेंगे रीजनिंग। वाल्मीकि जी कल कितने बजे लाइव आएंगे? बिल्कुल 4:30 बजे। ठीक, अब आगे चलिएगा, उदाहरण लिखिएगा। एग्जाम्पल, गेहूं के मूल्य में %20 की वृद्धि होने से by 20% increase in the price of wheat। अब एक व्यक्ति now a person can purchase 1080 रुपए में 6 किलोग्राम कम गेहूं खरीद पाता है। By 20% increase in the price of wheat, now a person can purchase 6 kg less wheat in 1080 rupees। गेहूं का नया मूल्य क्या होगा? फाइंड न्यू प्राइस ऑफ व्हीट। गेहूं का नया मूल्य क्या होगा? कोशिश कीजिए। आज तो काफ़ी क्लियर दिख रहा है और YouTube का बहुत बहुत आभार। $36 उत्तर काफ़ी लोग बता रहे हैं। समझा दीजिए एक बार। बेटा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 1080 रुपए में, अब बताओ कितना रुपए आपने लागत लगाया? 1080 गुणे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आप देखिए 20% की वृद्धि हुई, गुणे 20 बटे 100 गुणे मात्रा कितनी कम मिली? कितनी कम मिली? 6 किलोग्राम गुणे 6। जाहिर सी बात है, जब मूल्य में वृद्धि होगी तो मात्रा क्या होगी? उसी रुपए में क्वांटिटी कम मिलेगी। अब आप देखिए ये डबल जीरो कैंसिल, 6 से काटिए, 6 कम 6 4, 6 बटे 48।
18 दूना 36 रुपए प्रति किलोग्राम। ये गेहूं का नया मूल्य है। द न्यू प्राइस ऑफ व्हीट, नोट कर लें। हमें पूर्ण उम्मीद है कि सबके समझ में आ गया होगा। रितिका आर्ट्स, बेटा 38 कैसे आ गया, गलत कहाँ की, अपना चेक करिए। बाकी सबका उत्तर एकदम सही है। बिल्कुल आप कह रहे हैं कॉस्को हैंडी, सर कोई माइंड करने की बात ही नहीं है भाई, हम तो दोनों में बोलते हैं। आप जस्ट कंसीडर यहाँ बाई 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट, नाउ ए पर्सन कैन परचेज 6 kg लेस व्हीट इन 1080 रुपीज, देन फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ व्हीट। सो न्यू प्राइस ऑफ व्हीट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू यूज, कितना आपने यूज किया, टोटल वैल्यू इज 1080 रुपीज into percentage increase or decrease, that is 20% increase upon 100 into quantity decrease 6. बस you will solve it and find the current or new price of the wheat. और कोई दिक्कत हो तो बताएं। और किसी को कोई प्रॉब्लम? पुष्पेंद्र कहाँ से हैं? सर मैं 12th क्लास में थी, मेरी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई सर, मेरे को सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए क्या करना चाहिए सर, प्लीज टेल मी। मनीषा राठौर, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ए कैलिबर टू इटसेल्फ, हर सेल्फ यहाँ कर सकते हैं। आपको सबसे अंदर आपके अंदर एक कैलिबर होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, और होना चाहिए कि नहीं हम इसको कर सकते हैं। यू कैन चूज एनी स्ट्रीम, आइदर आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस। आप आगे ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम को ले सकती हैं, चाहे आप बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, चाहे आप इंजीनियरिंग करें, चाहे आप डॉक्टरी करें, जो भी करना हो करिए, ग्रेजुएशन डिग्री इसमें आवश्यक है। ग्रेजुएशन होने के बाद साथ साथ आप जब सेकेंड ईयर में पहुंच जाएं, या अब कुछ बच्चे अभी से एनसीईआरटी बेस्ड शुरू हो जाते हैं, एनसीईआरटी आप पढ़िए, बेस बुक है आपकी, 6, 7, 8 से जाग्रफी शुरू करिए, उधर 11, 12, 9, 10 जरूर पढ़िए। तो पहले आप शुरू के 1 साल से 1.5 साल में अपनी एनसीईआरटी बुक्स ख़त्म करो बेटा, और उससे खुद नोट्स बनाओ। जब खुद नोट्स बनाएंगे तब आपको एग्जामिनेशन पेपर पढ़ करके जब लगेगा कि नहीं हमारी एनसीईआरटी से फंस रहे हैं, फिर आपको ये बेस बुक लिए हिंदी मीडियम में आपके लिए जनरल स्टडी के लिए अच्छी किताबों में यूनिक पब्लिकेशन की है ना, यूनिक गाइड आप ले लीजिए, प्रयाग पब्लिकेशन इलाहाबाद की है उसे, या आप यूनिक जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले भी ले सकते हैं जो दिल्ली पब्लिकेशन की है। इसके अलावा भी तमाम पुस्तकें हैं, आप देखिएगा पियर्सन की भी उपस्थित है, तो उन किताबों को देखिए और उन्हें कई पार्ट में कहीं, क्योंकि जीएस की पूरी किताब बहुत मोटी आपको मिलेगी, तो उसे कम से कम 5 पार्ट में करिए, क्योंकि जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा आपको जनसंख्या नियंत्रण, आपको करंट अफेयर्स, इनके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इनको भी पढ़ना पड़ेगा, इनके भी क्वेश्चंस आते हैं। एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चंस अब काफ़ी दिए जा रहे हैं, तो इससे आपको लेकर के पूरा जनरल स्टडी का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, किसी एक दिन हम आपको पूरा फिर से बता देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, हाँ तो इंग्लिश मीडियम में हमने कहा बेटा आप पियर्सन की ले लो, या आप यूनिक गाइड जो है वो इंग्लिश मीडियम की आती है दिल्ली पब्लिकेशन की, उससे आप ले लीजिए। तो लेकिन उसे 5 पार्ट में अवश्य डिवाइड कराइएगा। और करंट अफेयर्स आप हमेशा क्रॉनिकल अभी से लेकर शुरू करिए, या पीडी प्रतियोगिता दर्पण इंग्लिश मीडियम में आप उसे लेकर के अभी से शुरू हो जाइए। ठीक है,
न्यूज़पेपर में इंग्लिश मीडियम में द हिंदू बेस्ट है या नवभारत टाइम्स, ये भी अच्छा है। हिंदी मीडियम में अगर आपको पढ़ना है तो दैनिक जागरण आप लें और उसके संपादकीय अभी से पढ़ें, उससे आपकी लेखन शैली थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी लिटरेचर उपलब्ध है। आप मंथली में एक आती है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लिए सामान्य समसामयिक घटना चक्र, संतोष चौधरी जी उसके हैं संपादक। आप उस किताब को लीजिए, आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। ठीक है। कौन है? महाराज मधुसूदन दुबे सर, मेरा बर्थडे है और इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, आप जैसा टीचर मिला हमारे लिए, एंड आई एम आल्सो प्राउड ऑफ मिस्टर महाराज दुबे जी। और आपको जन्मदिन की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। ईश्वर करे कि आप एक अच्छे सिविल सर्विस, एक अच्छे प्रशासक बन करके आएँ और लोगों का मार्गदर्शन करें। बस इतना ध्यान रखना, सिलेक्शन होने के बाद सब ये कोशिश करना कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो सबसे निचले तबके तक अवश्य पहुंचे और एक ईमानदार ऑफिसर बन करके अपना नाम रोशन करना। ठीक है। और किसी को कुछ? तो बहुत अच्छा लगा बच्चों आज आप लोगों के साथ जुड़ करके। तो कल हम लोग बताया आपको कि मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, या वर्बल एंड नॉन वर्बल एबिलिटी, बहुत रूपों में इसे जाना जाता है और ब्रॉड रूप में हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।